आजकल के यूथ हमारा उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, अपना करियर बनाना चाह रहा है जी। और देश की सेवा करना चाह रहा है। ऐसा है कि सपना देखना तो बहुत सरल होता है, लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का प्लानिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो शुरुआती तौर पे किन किन बिंदुओं का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपको अधिकारी के रूप में रोजाना ये काम करना है कि आपके सामने एक समस्या आएगी, उसके कई सारे विकल्प होंगे और उसमें से एक सही उत्तर या क्लोज टू करेक्ट ऑप्शन सोल्यूशन आपको चूज करना है। लेकिन जब बात आती है भारत की सर्वोच्च सेवा की, जी। फिर से हमें उसी छठी से लेके 12वीं क्लास की बुक को पहले पढ़ना पड़ता है। जी। तो क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या यूं कहूं क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? कितनी आसानी हो जाती है, किताब पढ़ लो, कोई कोचिंग कर लो या कोई पैटर्न फॉलो कर लो, काम। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी बुक है, ठीक है, एक्स बुक, वाई बुक, जो भी बुक है, क्या वो पर्पस सर्व कर पा रही? एक देश के रूप में फिर से सोचने की जरूरत है। हेलो दोस्तों, मैं रवि। आज हम इकट्ठा हुए हैं द कोर आईएएस के एक स्पेशल इनिशिएटिव को लेकर, जो है समस्या आपकी समाधान हमारे, जिसमें हम आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारियों से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको समाधान भी मिले। तो आज के हमारे इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं श्री अरुण त्रिपाठी सर, जिन्होंने विगत कई वर्षों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सफलता में सहायता करी है। तो आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से और उनके अनुभव का लाभ उठाते हैं। थैंक यू रवि जी। रवि बताइए। सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। जो आजकल के यूथ हमारा उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, अपना करियर बनाना चाह रहा है जी। और देश की सेवा करना चाह रहा है, जी। तो ऐसा है कि सपना देखना तो बहुत सरल होता है, लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का प्लानिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो शुरुआती तौर पे किन किन बिंदुओं का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? रवि, बहुत बेसिक सवाल पूछा आपने। बेसिकली ठीक है, आपने ठीक कहा कि सपने देख रहे हैं लोग, लेकिन सपने सच भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ध्यान रखने वाली जो बात है सबसे ज़्यादा, कि विद्यार्थी जब भी अगर वो सिविल सेवा में आने की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको इस बात की जांच परख कर लेनी चाहिए कि वो किस तरीके की चुनौतियों से जूझने वाला है। जब मैं चुनौतियां कहता हूं तो मेरा शुरुआती मतलब होता है कि वो जिस परीक्षा में प्रतिभाग करने जा रहा है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस, किस तरीके की परीक्षाओं का क्या स्वरूप होगा, इन सबको समझने की ज़रूरत है। जी। तो जैसे ही वो ये कोशिश करेगा, समझ में आ जाएगा कि उसको कि 3 लेवल पे ये परीक्षाएं होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 स्तर हैं। असल में इसको थोड़ा-सा उसको समझने की ज़रूरत है कि इसकी प्रिपरेशन, किस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है और उसकी प्रिपरेशन उसको कैसे करनी हो। अगर वो स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रैटेजी बना लेता है, बिल्कुल 1 साल का अपना एक खाका तैयार कर लेता है, तो उसके लिए समस्या नहीं रहती। मेरा अपना ये मानना है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा है और वो एक एवरेज स्टूडेंट है और समहाउ वो 8 टू 9 आवर्स मैनेज कर ले, तो ये परीक्षा मतलब वो साल भर में क्रैक करने की स्थिति में आ जाता है। जी। जी। तो सर, जैसे जो कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी है, जी। अभी उसने प्लानिंग कर ली है और काफ़ी हद तक उसने स्टडी मटेरियल, जिसको हम कहते हैं, ऑल्दो अभी तक वेल डिफाइंड स्टडी मटेरियल यूपीएससी का मेरे अनुभव के अनुसार अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हमने अपनी तैयारी करी है सभी लोगों ने। तो जो कैंडिडेट, सबसे बड़ी चुनौती क्या है यूपीएससी अभ्यर्थियों की पहले साल में आती है और इससे वो कैसे पार करें? शुरुआती साल में वो क्या क्या जो चुनौतियां रहती हैं? हाँ, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि सर बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में फोकस कर पाना एक बड़ा चैलेंज रहता है और सबसे बड़ा सवाल मन में होता है, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं? बहुत ज़रूरी सवाल है रवि ये। जी। देखिए, जो बच्चे आते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर किसी तरीके की प्रतिभा की कमी है, कोई भी टैलेंट की कमी है। बड़े समर्थ बच्चे, सक्षम बच्चे आते हैं। दिक्कत बस ये होती है कि वो यूपीएससी की भाषा को, यूपीएससी की एक्सपेक्टेशंस को ठीक से समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली उनसे चाह क्या रहा। आप एक बिल्कुल एक नियोक्ता जैसा अगर आप सोचें कि अगर आप ही को अपने किसी बिजनेस में या कहीं किसी को अपॉइंट करना है, तो सबसे पहली ज़रूरत आपकी क्या होगी?
आपको अपने काम को देखना है कि आपको किस तरीके के काम कराने हैं और फिर उसी से रिलेटेड आप किसी व्यक्ति को हायर करेंगे। अब यूपीएससी जिस सिविल सेवकों को हायर करने के लिए जो परीक्षा आयोजित करा रहा है, वो राष्ट्रपति जी को उसको रेकमेंड करना है कि ये वो लोग अभ्यर्थी हैं जो सक्षम हैं इस सारे दायित्व को निभाने के लिए। तो सवाल ये है कि वो इस बात की जांच परख कैसे करेगा। तो ये समझने के लिए सबसे पहले समझना है कि आज के समय में जो आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग जिस तरीके से अपने अधिकारों को लेकर जागृत हो रहे हैं, तो ऐसे में एक सिविल सेवक की क्या भूमिका है। इनिशियली इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो बच्चा ये समझ लेता है कि भाई आज का जो सिविल सेवक है उसको हर कदम पे क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग करनी हमेशा से करनी होती है, सिविल सर्वेंट का यही सबसे बड़ा रोल है, लेकिन आज चुनौतियां ज्यादा हैं। तो एक सिविल सर्वेंट जिसको क्या वो इतना सक्षम है कि वो तब फैसले ले पाता है जब उसके सामने विकल्प होता है। आप देखिए जब आपके सामने ऑप्शन ही ना हो तब तो चुनाव करना बड़ा आसान है, लेकिन क्या आप तब सही डिसीजन ले पाएंगे जब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यूपीएससी ये कैसे चेक करेगी कि आपके अंदर वो गुण है। इसके लिए वो आपका प्रीलिम्स ऑर्गेनाइज करती है। अब प्रीलिम्स आप देते हैं और आप देखते हैं कि प्रीलिम्स में एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन है, तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको छांटना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां उन विकल्पों में से सही उत्तर छांटने के लिए अब आपके पास 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो सूचनाएं जरूरी हैं उस प्रश्न से संबंधित, और प्लस उन सूचनाओं की समझ होनी चाहिए। अगर ये 2 बातें आपके पास हैं तो फिर आप वो सही उत्तर देंगे। यूपीएससी यही करता है क्योंकि आपको अधिकारी के रूप में रोज आना ये काम करना है कि आपके सामने एक समस्या आएगी, उसके कई सारे विकल्प होंगे और उसमें से एक सही उत्तर या क्लोज टू करेक्ट ऑप्शन सोल्यूशन आपको चूज करना है। तो प्रीलिम्स इसी आपके अंदर इसी गुण को टेस्ट करने के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरी चीज जो व्यवहारिक रूप से समझने की जरूरत है कि ये एक फिल्टरेशन का प्रोसेस है कि इससे आयोग ये निर्धारित कर लेता है कि हाँ ये जो कैंडिडेट है इसके अंदर ये प्रतिभा है अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, लेकिन इसको ये बहुत वैल्यू नहीं करता। आप देखिए प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़ते, ये तो वो बेसिक चीज है कि ये तो होना ही चाहिए, है ना। तो जब ये वो क्वालिफाई कर लेता है फिर असल में परीक्षा होती है जिसको आप मेंस कहते हैं, जहां 4 आपके सामान्य अध्ययन के जीएस के पेपर से, एक ऑप्शनल पेपर है, एसए का पेपर है, अनिवार्य भाषा का पेपर है। तो ऐसे में जब मेंस देने जाते हैं तो वो असल परीक्षा है। अब मेंस किस बात की परीक्षा होती है। तो मेंस क्या होता है कि यूपीए प्रीलिम्स में तो आपने ये बता दिया आयोग को कि आपके पास खूब सारी सूचनाएं हैं, लेकिन क्या आप उन सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं? क्या आपके अंदर उन सूचनाओं को लेकर गहरी समझ है? ठीक है, ये बात आयोग को आप कैसे बताएंगे? तो आयोग उसी के लिए मेंस परीक्षा आयोजित करता है। वहां आपको आंसर्स लिख के बताना होता है। वहां आप एप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल करके उन अपनी समझ को लेकर कि उन मुद्दों को लेकर आपकी डाइवर्सिफाई कितनी सोच है, कितने अलग अलग डायमेंशंस पे आप सोच पाते हैं। तो जितने बेहतर तरीके से आप उसको कनेक्ट करके और जितने सुंदर भाषा में आप एक्सप्रेस कर देंगे आपका काम हो जाता है। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपने ये भी बता दिया आयोग को कि आपके पास वो कैपेबिलिटीज है जो एक बेसिक सिविल सर्विसेज में चाहिए। आप चीज़ों को न केवल सूचनाएं आपके पास हैं, आपकी समझ भी है, बल्कि आप उसकी गहराई भी समझ पाते हैं, उनसे जुड़े हुए बाकी आयामों को भी समझ पाते हैं और अभिव्यक्ति भी है आपके पास। तो जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर आयोग कहता है ठीक है, इस कैंडिडेट को बुलाओ, इससे मिलकर बात करते हैं कि क्या इसका व्यक्तित्व तो वाकई ऐसा है जिसमें जिसको इतनी जिम्मेदारियां दे जाए, और उसी को आप इंटरव्यू कहते हैं। वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो चीजें फिर आपका काम हो जाता है। तो आपका जो प्रश्न था कि पहले वर्ष में क्या गलती होती है, तो बस अगर उसको कंक्लूड करें तो एक तो वो विद्यार्थी आते ही उसको लगता है कि मैं सब पढ़ लूंगा, चूंकि वो एकेडमिक्स में यही करता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा एक साथ, ये सारी तैयारी हो जाएगी आराम से और सबका एक साथ मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब एक साथ कर लूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब एक साथ कर लूंगा।
इन सब चीज़ों में करने में वो थक जाता है, करता बहुत है, शुरुआती एफर्ट्स करता है, उस तरीके का आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो इस बात से बचना है, तो एक थोड़ा सा प्लान करके कि प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और फिर सब्जेक्ट वाइज उसको काम करना चाहिए। सबसे पहले मेंस तैयार करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रीलिम्स तैयार करना चाहिए, और इंटरव्यू तो सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। ठीक है। तो सर जैसे प्रीलिम्स पहली प्राइमरी स्टेज है, बट उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, जी लेकिन मेंस जो सब कुछ डिसाइड करता है वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू और जी। नॉट। जी तो उत्तर लेखन में छात्रों को होने वाली गलतियां, जो आम गलतियां वो करते हैं अक्सर उत्तर लेखन में, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या स्ट्रेटजी रखी जाए कि वो जीएस के 4 पेपर में उनका उत्तर लेखन अच्छा भी रहे और उस पैमाने पर खरा उतरे जो यूपीएससी एक कैंडिडेट के अंदर देखना चाह रही है, उस सब्जेक्टिव आंसर। रवि, आंसर राइटिंग में जो सबसे सामान्य गलतियां होती हैं विद्यार्थियों से, जो पहली चीज़ ये है कि आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि आप प्रश्न समझ गए। कई बारी क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के जिन पार्ट्स पे भी लगता है कि हाँ हाँ मैं जान रहा हूँ, जैसे मैं आपको अगर उदाहरण से बताऊं, अगर मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, मान लीजिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में तुलना को लेकर कोई प्रश्न है, या मौलिक अधिकार को सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा गया प्रश्न है, या इस संदर्भ में प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस तरीके से नागरिकों को सशक्त करते हैं, और फिर वो मतलब उनकी सहभागिता बढ़ती है प्रशासन में और लोकतंत्र मजबूत होता है। सपोज इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में प्रश्न का उद्देश्य ये है कि क्या मौलिक अधिकारों के आप इन डायमेंशन से भी अवेयर हैं, क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों के साथ, या लोकतंत्र के साथ, या सामाजिक न्याय के साथ। ठीक है, बच्चा उसमें ये समझता है कि नहीं मुझे मौलिक अधिकार तो पता है, ठीक है, और वो फिर मौलिक अधिकार के बारे में बताना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं ये कि प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए, ना कि ये कि मुझे ये आता है, इस प्रश्न में पूछे गए इस बात से, और उसको आप अपने आप को अभिव्यक्त करें। हमने अपने टेस्ट में, तमाम सारे टेस्ट में ये देखा है, क्लासेस में जब हम बच्चों को टेस्ट कराते हैं तुरंत इमीडिएटली कुछ आंसर्स लिखो, तो रादर कि वो पूछे गए प्रश्नों के जवाब दें, उनका होता है कि इस प्रश्न में पूछे गई किन बातों के बारे में मुझे पता है, वो ये बताने लगता है। तो जो सामान्य गलती होती है कि क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि वो आपकी बहुत टोटलिटी से पूछ रहा है कि न केवल फैक्ट्स, उससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स भी आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए हम फॉर्मेट बताते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट दी इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अगर आप इंट्रोडक्शन में केवल ये बातें बता दें कि भाई प्रश्न किस संदर्भ में है, वही इंट्रोडक्शन है, वो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, तो कई बार तो यही क्लैरिटी हो जाती है, एग्जामिनर ये संतुष्ट हो जाता है कि अच्छा इसको प्रश्न समझ में आ गया, और फिर उसी की एक्सप्लेनेशन बॉडी पार्ट में है, और जो बातें रहेगी जिसको आप द वे फॉरवर्ड कहते हैं, वो कंक्लूजन होता है आपका। तो इस तरीके से अगर अरेंज करके लिखेंगे तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को बहुत आसानी से सफलता मिलेगी। दूसरी एक चीज़ और ऐड करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल, भाषा बहुत ज़रूरी है। भाषा पे काम करना, मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये ज़रूर आपको ये सुझाव दूंगा कि आप अपनी भाषा को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, आप देखिए आपके प्रश्न पत्र की कैसी भाषा है, किस तरीके के क्वेश्चन में जिन तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल है, आप उसको देखिए और अंदाज़ा लगाइए। एनसीईआरटी जब हम सारे टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि विद्यार्थियों की लैंग्वेज इम्प्रूव। हमने ये देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का, एप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अभ्यास से पूरा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। सर जैसा आपने अभी जिक्र किया एनसीईआरटी का, जी तो ये एक ऐसी बुक है जिसको हम स्कूल टाइम में यूजुअली पढ़ते हैं, जी 6ठी से लेकर 12वीं तक लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं। जी लेकिन जब बात आती है भारत की सर्वोच्च सेवा की, जी फिर से हमें उसी 6ठी से लेकर 12वीं क्लास की बुक को पहले पढ़ना पड़ता है। जी तो
क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या यूं कहूं क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? अक्सर बच्चे इसी बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने बुक ली और एकदम से एक रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, पूरी रीड कर लाई। तो एक देखिए, राइट अप्रोच क्या हो सर? रवि बहुत बेसिक से इसको समझते हैं कि क्या एनसीईआरटीज लिखी गई हैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए? जी बिल्कुल। तो वो सिविल सेवा की तैयारी के लिए नहीं लिखी गई हैं, वो लिखी गई हैं कि छठी से लेके 12वीं तक के बच्चों को कुछ अलग अलग विषयों में उनकी एक सामान्य जानकारी बिल्डअप हो सके, जिसको आधार बनाकर वो अपनी आगे की शिक्षा को आगे बढ़ाएं, आगे का ज्ञान प्राप्त करें। बिल्कुल। ज्ञान भी क्या प्राप्त क्यों कर पाना है? ताकि अपनी स्किल्स उस तरीके से एनहांस करें ताकि वो सर्व कर पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए। अब फिर हम कहते हैं अपने इन सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, तो क्या हम उनको वापस बैक कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं कि नहीं छठी से लेके 12वीं तक का तैयार करके? और नहीं, ये पर्पज नहीं। एनसीईआरटी को सजेस्ट करने के पीछे दो बहुत बेसिक रीजन है। एक तो वो कि वो बहुत सरल भाषा में और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, बहुत बेसिक जो आप स्ट्रक्चर कह लीजिए ऑफ द सब्जेक्ट, उसको वो बहुत आसान भाषा में समझ, वो बच्चों के लिए लिखी गई किताब है। जी तो आप जब उससे गो थ्रू होते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल जो सिद्धांत हैं वो कितनी आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो आपकी समझ बिल्डअप होती है, ठीक है। शायद जब आप उन कक्षाओं में रहे होंगे तो ना तो आपका उतना इसके महत्व से आप परिचित हो पाए होंगे। अनफॉर्चुनेटली शिक्षक भी नहीं बता पाते कि भाई ये पढ़ लो, अभी ये तुमको आईएएस बना सकता है। तो लेकिन अब कम से कम उस स्तर पे जाके उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आपको जो टाइनी कंफ्यूजन्स भी हैं वो भी दूर हो जाए। तो एनसीईआरटी इसमें बहुत मदद करती है। दूसरी, मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग why we suggest to read the NCERT, that is कि the language, जिस तरीके की भाषा है एनसीईआरटी की, वो इतनी सुंदर भाषा, इतनी प्रांजल भाषा है, ठीक है, इतनी फ्लुएंट तरीके से अपनी बात एक्सप्रेस करती है। ये ज़रूर सीखना चाहिए कि कितनी मुश्किल सिद्धांतों को बच्चों को समझने लायक वो उसमें एक्सप्रेशन है। जो क्रम है, जो अरेंजमेंट्स हैं, जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है, इन सारी चीज़ों पे भी अगर स्टूडेंट नोटिस करे तो एनसीईआरटी पढ़ने का पर्पस सर्व हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और यही मुख्य कारण है कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए तो तमाम सारे अन्य बुक्स भी हैं, तमाम सारे और मटेरियल भी हैं। एनसीईआरटी एक तो बेसिक क्लैरिटी आ जाए प्लस लैंग्वेज, ये दो चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं। ऑलराइट। सो आई गेस हमारे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इस बात की क्लैरिटी मिली भी होगी कि एनसीईआरटी पढ़ने का पर्पस क्या है और उसे किस तरह से पढ़ना है। इसी सिलसिले को आगे लेकर के चलते हैं। सर, जैसे हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जैसे ही जी, तो जो मैंने अपने सीनियर्स से सुना है और उन्हें देखा है, जिसे मैंने एक गाइडेंस भी ली है, अक्सर सभी लेते हैं, अपने सीनियर्स को देख करके सीखते हैं, तो वो हिस्ट्री का एक एज अ सब्जेक्ट लेकर के चलते थे। लेकिन आज के दौर पे मैं ये देखता हूँ कि बच्चा पॉलिटी को अपना बेस, सबसे पहला वो बेस बनाता है कि मैं पहले पॉलिटी पे कमांड बना लूँ। तो क्या ऐसा है कि पॉलिटी को पढ़ना ही सिविल सर्विसेज है, या कोई एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ लिया तो पूरा प्रीलिम्स, मेंस और एंटायर सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है? नहीं देखिए, मुझे उम्मीद है आप मेरा इशारा जरूर समझ गए होंगे। रवि, ये तो खैर कोई बड़े सामान्य सा नियम नहीं है। कोई सा भी विषय उठा के शुरू कर दे, ये बड़ा व्यक्तिगत रुचि का विषय है। बहुत सारे हिस्ट्री से शुरू करते हैं, कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो साइंस को प्रेफर करता है, कोई ज्योग्राफी को प्रेफर करता है। तो ये कोई बड़ा अनिवार्य नियम नहीं है। हाँ, चूँकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा प्रचलित है और सबको लगता है कि उनका जुड़ाव है, वो चीज़ों को समझते हैं या वो पढ़ने पे आसानी से समझ में आ जाती है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर वो इससे शुरू कर रहे हैं। सब्जेक्ट तो सारे ही कर रहे हैं, पढ़ना तो सारे ही है। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक विषय कौन सा शुरू करें, जिससे भी चाहे उससे शुरू करें। पॉलिटी कैन बी वन ऑफ देम। रही बात की कंटेंट मटेरियल, क्या कोई एक ऐसा है जिससे सारे चीज़ हो जाए?
तो नहीं, ऐसा होता तो फिर तो कितनी आसानी हो जाती है, एक किताब पढ़ लो, कोई एक कोचिंग कर लो, या कोई पैटर्न फॉलो कर लो, काम होगा। ऐसा नहीं है, बड़ा मल्टीपल अप्रोच होता है लेकिन उसमें सबका अपना अपना रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए बच्चे प्रेफर करते हैं लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक, बड़ी अच्छी किताब है और बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ है उन्होंने, तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन फिर वही चीज़ कि मैंने कहा कि बच्चों की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि उनको मेंस में उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, प्रीलिम्स में उसके पहले क्या अपेक्षाएं हैं, इंटरव्यू में कैसे अपेक्षाएं हैं। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें बहुत मदद करते हैं जी। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस से उनको फेस करना है, जिस तरीके के क्वेश्चंस को, क्या आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी बुक है, ठीक है, एक्स बुक, वाई बुक, जो भी बुक है, क्या वो पर्पस सर्व कर पा रही। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे लक्ष्मीकांत सर की बुक है तो वो बहुत वेल अरेंज्ड बुक है, बहुत सारी बेसिक, जो एकदम शुरू कर रहा है उसके लिए आसान भाषा में बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो वो पढ़िए, आपके प्रीलिम्स के तमाम सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाते हैं, मेंस के भी एक फ्रेम बनने में मदद करती है। लेकिन सारा कुछ वहाँ से संभव नहीं है ना। तो उसके लिए फिर आपको करंट अफेयर्स पे, नोट्स पे, ठीक है, एक अलाइनमेंट विद द अदर पेपर्स, वो सीखना पड़ेगा। वो अभ्यास के बिना नहीं आता। वो कोई एक किताब पढ़ लेने से ऐसा हो जाता तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता तो वो पुस्तक लिखी गई है, या कोई भी पुस्तक जो लिखी जाती है, वो विषय के बारे में आपकी समझ को बढ़ाने के लिए और उसमें उसको रिफाइन करने के लिए लिखी जाती है। लेकिन फिर आपका पर्पस क्या है कि जिस तरीके के प्रश्न आयोग पूछता है उस तरीके के उत्तर आप कैसे देंगे। तो उसके लिए कुछ सहायता कोई आपका कंटेंट कर सकता है, कुछ दूसरा कंटेंट कर सकता है, कई बार न्यूज़पेपर की बातें, कई बार हमारी कही गई बातें। तो ये बड़ा एक कलेक्टिव एफर्ट है जो विद्यार्थियों को करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। सर यहीं पे आपने करंट अफेयर्स के बारे में बात करी जी। तो करंट अफेयर्स को लेकर के अक्सर लगभग सभी कैंडिडेट्स में एक डिलेमा रहता है कि करंट अफेयर्स का एक जेन्युइन सोर्स क्या रखें। क्या वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मंथली मैगजीन्स हैं उन्हें वो प्रेफर करें, न्यूज़पेपर प्रेफर करें, तो न्यूज़पेपर कौन सा प्रेफर करें, कौन सी न्यूज़ उनके प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए यूज़फुल है, और क्या उनके नोट्स बनाएं। तो थोड़ा सा हमें करंट अफेयर्स के बारे में आप बताएं सर। देखिए, करंट अफेयर्स बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो समझना चाहिए करंट अफेयर्स क्या है। करंट अफेयर्स को जनरली ट्रांसलेट कर देते हैं कि व्हाट आर द न्यूज़ नाउअडेज, है ना, कि आजकल क्या चल रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। नहीं, करंट अफेयर्स इज नॉट बट द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव रेड इन स्टैटिक पार्ट। जो आपने फंडामेंटल राइट कुछ पढ़ा, कहीं आप आईआर पढ़ रहे हैं, आप इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पढ़ रहे हैं, और आजकल जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति तमाम सारे इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, तो इसमें करंट अफेयर्स क्या है तो करंट अफेयर का मतलब सिंपल ये कि जो आप जानते समझते आए हैं उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर विद्यार्थी इसको ऐसे समझेगा तो उसके लिए तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। अब जैसे ट्रम्प साहब ने कुछ कहा और हमारी तरफ से भारत की सरकार या हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई मतलब कोई जवाब नहीं दिया गया। अब इसके डिबेट अलग अलग इसके पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन एक यूपीएससी के विद्यार्थी को कैसे देखना चाहिए। अब वो राष्ट्रपति का, एक देश के राष्ट्रपति का दूसरे देश के सरकार के हेड को इस तरीके की बात कहना किस तरफ इशारा करता है? असल में इशारा करता है कि व्हाट the limitations we have with the America. मतलब now we have to focus on the asymmetry with the America. कि हमारे और अमेरिका के बीच में असंतुलन क्या है। क्या वो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड असिमेट्रीज हैं क्या हमारी डिपेंडेंसी उनके पास है, क्या उनका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है या नहीं है। तो इस तरीके के इंसिडेंट आते हैं कि आप अपनी लिमिटेशंस को हाईलाइट कर पाएं और उससे ओवरकम करने के लिए क्या एफर्ट्स हम कर सकते हैं कि ये जाने चाहिए या कर रहे हैं। तो यूपीएससी जब भी प्रश्न पूछेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि ट्रम्प साहब ने क्या कहा और मोदी जी ने रिप्लाई क्यों नहीं किया तो वो अच्छा था या नहीं किया वो खराब, ये सब प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न वो ये आएगा कि अब भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों
भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वो कौन सी पावर हैं जो निगोशिएटिंग पावर अमेरिका को देती है, भारत को उससे निपटने के लिए भारत के पास क्या उपाय हैं, अपने सुझाव दीजिए। प्रश्न इस तरीके के आएंगे। अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया अमेरिकी सरकार ने, तो ये प्रश्न सीधा सीधा ये पूछेगी क्यों कर लिया, आप उस पर अपनी राय दीजिए। ऐसे प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछेगा। वो प्रश्न पूछेगा कि जब अमेरिका ऐसा कर रहा है तो तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं, है ना, क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर अब कैसे मैनेज होगा, क्या इनका कोई महत्व नहीं। तो वो रोल ऑफ यूएन, रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, वो सारा पूछ लेगा, उनके रेलेवेंस को पूछ लेगा, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स को पूछ लेगा। तो यहां से ये तरीका है देखने का। तो करंट अफेयर्स कोई ऐसे अलग सी चीज नहीं है, और ना ही न्यूज में आने वाली हर वो बात आपके लिए करंट अफेयर्स है जो मतलब जो आजकल न्यूज में है। तो विद्यार्थियों को कैसे समझना है कि किसका अब जो भी आप पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, स्टैटिक पार्ट में, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, उससे जुड़ी हुई चीजें वो जो भारत के ऊपर असर डालती हो, जो विश्व व्यवस्था पे असर डालती हो, मानवता के ऊपर असर डालती हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी कोई चीज चर्चा में आ रही है तो उससे जुड़े हुए स्टैटिक पार्ट पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि ट्रम्प साहब ने अभी इस तरीके के स्टेटमेंट दिए, तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को ध्यान रखने की जरूरत है। लिमिटेशंस क्या हैं हमारी, उससे हम ओवरकम कैसे होते हैं, पहले कभी अगर हमारे ऊपर बैन लगा है तो हम उससे कैसे निपटे हैं, ठीक है, या बाकी देश कैसे निपटते हैं। तो इस तरीके से उसमें संस्थाओं का क्या रोल है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है उनका क्या रोल है, भारत क्या क्या उसके पास ऑप्शंस है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स दिक्कत आए। यहाँ अगर न्यूज़ आ रही है कि ठंड लंबे समय तक पड़ेगी, तो अब क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा कि भाई वो करंट्स चेंज होते हैं सीज में, तो लालिनो आया, अल्नीनो आया, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी अरावली इंसिडेंट है, तो ये नहीं पूछेगा कि अरावली कौन तोड़वा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूछ लेगा उसका महत्व क्या है उस जोग्राफिकल कंडीशंस में, है ना, तो वहाँ किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, वो इकोनॉमी से जोड़कर पूछ लेगा। तो एग्जैक्टली वो इंसिडेंट नहीं पूछेगा, उसके होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वहां से क्वेश्चन। तो करंट इज ऑल अबाउट दिस। होगा कैसे, नोट्स बनाएंगे। आपने पूछा कि स्रोत क्या, मंथली मैगजीन पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, ये सब मदद करेगा, लेकिन अंत में आउटपुट किससे निकल के आता है, आपके अपने नोट्स से। वो आपको क्लैरिटी देता है। टॉपिक वाइज पतले पतली वाली कॉपी ले लीजिए, और हर का ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, इंटरनेशनल रिलेशन का अलग, स्पोर्ट्स का अलग, पर्सनालिटीज का अलग, छोटी छोटी चीज़ें उस पर डिटेल में लिखे। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए, देखिए करंट अफेयर से जुड़े हुए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको बहुत अंदाजा लग जाएगा कि वो तैयारी कैसे करनी, रादर कि आप न्यूज़ रटते हुए रहें। तो मुझे तो लगता है कि ये तरीका ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स को। जी, तो सर, जैसे आपने बहुत अच्छी से बताया हमें कि करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है, एनसीईआरटीज़ को कैसे डील करना है, इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। और जैसा आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है आपकी, तो पीएसआईआर एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इस सर्विसेज के लिए जो एक कैंडिडेट के अंदर जो एक ट्रेड्स चाहिए, सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि पीएसआईआर बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा आप इस पर लेंदी। तो मुझे लगता है कि जब कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि मुझे सिविल सर्विस करना है, तो उसमें फिर वो इस बात को बिल्कुल निकाल देगी कुछ शॉर्ट मिलेगा, सब कुछ लेंदी मिलेगा। well, नहीं, देखिए लेंदी कहने का मतलब क्या है कि इफ यू अलाउ मी आई कैन टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। या प्लीज सर, प्लीज। विवेकानंद जी वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में उनको फुटबॉल को लेके उनको ऐसा लगता था कि ये इतनी भारी सी चीज़ है और किसी के ऊपर गिर जाए कितना चोट लगेगा, तो वो फुटबॉल को एक हैवी कि ये कोई पत्थर जैसी चीज़ होगी, बहुत भारी होगी, तो एक उनका परसेप्शन था फुटबॉल को लेकर, तो वो डरते बहुत थे। तो एक उनके ये दोस्त कुछ समझते थे, उन्होंने कहा आजा नरेंद्र फुटबॉल खेल लो,
अब वो भागना शुरू किया, उनके एक दोस्त ने फुटबॉल फेंक के उनके पीठ पे मार दिया। तो जब उनके पीठ पर लगा तो उनको लगा अच्छा ये होता है फुटबॉल। फिर उनको लगा कि ये उतना लेंदी नहीं है। समझ गया मैं आप समझ गए कि वो दिखने में बड़ी है लेकिन लगती हल्की है। जी। अब आप देखिए ऑप्शनल पेपर, एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऑप्शनल पेपर बिल्कुल व्यक्तिगत चॉइस होती है आप स्टूडेंट्स की। और ऑप्शनल पेपर आप वो चूज़ कीजिए जिसमें आपकी समझ अच्छी हो, जिसके क्वेश्चंस आप बढ़िया से डिलीवर कर पाएँ। ज़्यादातर जैसे ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट्स में है वो मदद करता है कई बारी। लेकिन इन सब के अलावा क्या वो कौन-कौन से एस्पेक्ट हैं जो आपको ऑप्शनल पेपर चूज़ करने में ध्यान रखने चाहिए? देखिए ऑप्शनल पेपर यहाँ पर्पस क्या है, कोई डिग्री तो लेनी नहीं। आपको ओवरऑल मार्क्स में आपको 1750 मार्क्स में अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने ताकि आपको एक बढ़िया रैंक मिल जाए, आपको आईएएस आईपीएस जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट मिल जाए। उसके लिए आप ये एफर्ट्स कर रहे हैं, तो मार्क्स मैक्सिमाइज करने का आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब ऐसे में तो एक तो आपका 300 मार्क्स का ये मतलब 2 पेपर हो गए इसके। इसका 600 मार्क्स और आपके जीएस के पेपर के जो अलग-अलग जो 1000 मार्क्स हैं। अब उसमें ये कैसे आप इसको मैनेज करेंगे ये देखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शनल पेपर चूज़ करते वक्त एक तो आपकी अपनी इंटरेस्ट तो वो मैटर करता ही है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जीएस में क्या कुछ मदद कर पाएगा, क्या वो एस्से राइटिंग में मदद कर पाएगा, क्या वो इंटरव्यूज़ में मदद कर पाएगा। जब मैं ये एस्पेक्ट्स के नाम लेता हूँ तो असल में मैं इनके मार्क्स पे मेरा ध्यान है कि आपके ऑप्शनल की तैयारी एक ही तैयारी में क्या जीएस की तैयारी में कुछ मदद मिल पा रही है, जीएस के अलग अलग 4 पेपर है उसमें मदद मिल पा रही है, क्या एस्से राइटिंग में मदद मिल पा रही है, क्या इंटरव्यू के मार्क्स में आपको मदद मिल पा रही है। तो ये एक बहुत ज़रूरी तरीका होता है उसको डिसाइड करने के लिए। पॉलिटिकल साइंस को अगर आप इन कसौटियों पे देखें तो ये खरी उतरती है। पॉलिटिकल साइंस एक तो बहुत एक डायनामिक सब्जेक्ट है और आपके आसपास होती हुई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आप मतलब कनेक्टेड फील करते हैं जब आप वो पढ़ते हैं, इसलिए ये आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल साइंस में लिखी गई बातों को चूंकि आप सिस्टम के बारे में, सिस्टम की पॉलिटिकल थियरीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे आपके फर्स्ट पेपर में, सोसाइटी के पेपर में बहुत सारी मदद मिलती है। ठीक है, आप उसको ठीक तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। सेकेंड पेपर तो बेस्ड ही है पॉलिटिकल साइंस पे, आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ये एक मेजर पार्ट तैयार हो जाता है जब आप अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की तैयारी करते हैं। आपके इथिक्स के पेपर में कई सारे थिंकर्स को पढ़ने में बहुत मदद करता है, एक नया एंगल देता है इसको चीज़ों को समझने में। ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी की कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स में मदद करता है। ये आपको इथिक्स के पेपर में बहुत सारी मदद करता है जब आप उसके जब आप पॉलिटिकल थियरी वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में वो आपकी बहुत मदद करता है। एस्से राइटिंग में आप देखिए हर साल एस्से में कोई एक टॉपिक होता ही है सोशियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट का, उसका एस्पेक्ट का, तो वहाँ बहुत मदद करता है। और इंटरव्यू में अगर आपने ठीक से इसको इस्तेमाल कर लिया तो पॉलिटिकल साइंस की जानकारी बहुत इजी कर देती है, मतलब वहाँ के क्वेश्चंस को डील करने में बहुत मदद करती है। ज़्यादातर करंट अफेयर्स के जो जवाब, खासकर की पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स वाले, वो पॉलिटिकल साइंस की जानकारी बहुत मदद कर देती है। दो चीज़ की लेंदी है, पहले जवाब अगर आप यस और नो पूछेंगे यस, लेकिन ट्रुथ नो है ना, क्योंकि ये बड़ा इंटर रिलेटेड। एक तो जब ये सारा पढ़ने के जीएस के इतने सारे एस्पेक्ट्स तैयार हो जा रहे हैं तो उसको लेंदी नहीं कहना चाहिए, मदद मिल रही है। दूसरी चीज, चीजें बहुत कनेक्टेड है ना, कि कोई पॉलिटिकल थियरी आप पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया कि जस्टिस क्या है, तो जस्टिस की जरूरत आप समझ पा रहे हैं, आप कन्विंस करते हैं कि जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जस्टिस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम जिन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं वो समस्याएं पहले नहीं रही क्या? क्या उस पर समाधान पे बात हुई है? तो अलग अलग थिंकर्स ने क्या कहा है, आप एक सीक्वेंस बना के क्रम के साथ पढ़ते चले जाइए। क्या ये थियरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अप्लाई होती है? आपका सेकेंड पेपर उससे हो गया। क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है कहीं बाहर?
तो करंट अफेयर्स की चीज़ें बहुत मदद करती हैं। तो अगर आप ये कनेक्टेड करके पढ़ते हैं, नोट्स बना के पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए इतना भी लेंदी नहीं है और ये बहुत आसानी से तैयार होने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप देखिए पिछले कई वर्षों से जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों के ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस को वो लोग भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जिनका ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्योंकि वो बाकी पर्पस को सर्व कर पा रहे हैं, वो मार्क्स को ऑब्टेन करने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज द रियलिटी, आई थिंक कि ये जाननी चाहिए सभी को। और जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस सब्जेक्ट को लेकर के, पर्सनालिटी में भी बहुत हेल्प करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। क्योंकि अब आप ना सिर्फ भारतीय पॉलिटी को समझ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को नहीं समझ रहे, बल्कि लगभग आप वर्ल्ड की पॉलिटी को भी समझ रहे हैं। सही, इसको और आसान कीजिए, बात ये नहीं कि आप भारत की पॉलिटी या वर्ल्ड की पॉलिटी समझ रहे हैं, जी जी, आप उस व्यवस्था को समझ रहे हैं जिसमें हम आप रहते हैं। एग्जैक्टली है ना? तो अब चूंकि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो अमेरिका में अगर कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं वो हमारी व्यवस्था पे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो उसका बेसिक कारण क्या है, चीजें क्या है, तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी हम इसको समझ सकते हैं। आप देखिए आज ये सब जो डिबेट्स हो रहे हैं, न्यूज अगर आप हटा दीजिए, सोशल मीडिया पे इतने सारे डिबेट्स हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्या कहा, उसके क्या क्या कौन से, आप उनके व्यूज देखिए। तो मतलब ये वो दर्शक हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे और ऑप्शनल पेपर में उनका पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई मतलब उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो देख तो रहे हैं ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रहे हैं इस बात को। तो पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है दैट इज ऑल अबाउट द सिस्टम इन विच वी लिव। तो ये बहुत जरूरी है हम असल में अपने सिस्टम के बारे में अवेयर होते हैं, और जितना ज्यादा अवेयर होंगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी, हमारे परसेप्शंस दुरुस्त होंगे, तो ऑफ कोर्स मतलब पर्सनालिटी तो इम्प्रूव होती है उससे। जी, तो जैसे सर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं बहुत सारे, आज जैसे अभी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट मागा का एक कंसेप्ट लेके चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लगभग हर कंट्री हर हेड ऑफ द स्टेट अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है, इंडिया भी करता है। ऐसे में मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का ज़माना है, वो एस्पिरेंट्स भी उस डिबेट का हिस्सा कहीं ना कहीं बन जाते हैं, और जो आपस में एक ग्रुप डिस्कशन है, जो पीयर डिस्कशन है, उसमें उस कंटेंट को लेकर के आते हैं। तो क्या इस सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो किस हद तक एक कैंडिडेट की प्रिपरेशन को प्रभावित करती है? तो इस पे थोड़ा सा आप जरूर बताएं सर। बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है आपने। अगर मैं आपके सवाल को ठीक से समझ पा रहा हूँ तो आप ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, जिन भी विषयों पर जो डिबेट्स हैं, और उन विषयों को लेकर विद्यार्थी आपस में डिबेट्स करते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये डिबेट जो विद्यार्थियों के डिबेट्स है वो उनके लिए कैसे हेल्पफुल है। ये आपका एग्जैक्टली। पहला सवाल, पहला ही चीज तो ये बहुत हेल्पफुल है। ओके। और सभी विद्यार्थियों को ये सब करते रहना चाहिए। इससे आपकी पर्सनालिटी में जो एग्रेसिवनेस आती है वो थोड़ी सी ज़रूरी भी है और वो अच्छी भी है। आपके अपने जो लॉजिक्स हैं वो रिफॉर्म्स होते हैं। एटलीस्ट आपको कंटेंट की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि बिना कंटेंट के आप डिबेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल आपको बहुत मदद करता है। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ कॉशंस का भी ध्यान रखना है, कुछ डोंट्स हैं वो ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर डोंट्स कहने का मतलब ये है कि बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। कई बार अगर आपका डिबेट इस पर्पस से हो कि ये आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, तो फिर ये तो कमाल की चीज़ हो जाएगी, है ना। वो सारे स्टूडेंट मिलके कंटेंट तैयार कर लेंगे, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। दिक्कत तब होती है जब वो दिशाहीनता में कोई डिबेट हो रहा है। आप इस बात को ही लेके हैं कि अब आप वो पता चले कि ये जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आप उसको डिबेट कर रहे हैं कि किसी पार्टी के प्रवक्ता होकर, या तो आप प्रधानमंत्री का पक्ष ले रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं तो आप लगता है कि अपोजिशन वाले दल के आप प्रवक्ता हैं। ठीक है, और वो जो क्या कहते हैं ट्रंप महोदय है, वही पूरा अमेरिका है ना। तो ये थोड़ी सी समझ दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
ट्रंप अमेरिका नहीं है, ट्रंप का भी विरोध हो रहा है, उनके अपने ही लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, उनकी अपनी निजी, अपने देश में उनकी अपनी राजनीतिक ज़रूरत है, उनके अपने वोटर्स हैं, उनको एड्रेस करना है, किन किन बातों पे वो अपने राष्ट्र को लेकर बात कर रहे हैं कि इंडिया अमेरिका फर्स्ट। ठीक बात है, वो उनका अपना ज़रूरत है, उनको करते रहना चाहिए। इस डिबेट में बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप हमेशा लॉजिक पे बात करें कि भाई ये टैरिफ ट्रंप ने लगाया लेकिन उनकी कांग्रेस ने पास किया। पहली बार तो बिना तैयारी के लगा दिया, बड़ी आलोचना हुई। दूसरी बार ये जो 500% का टैरिफ लेके आए, उनकी कांग्रेस से पास हुआ, उसमें उनके विपक्षी लोगों ने भी सहयोग किया। ये उनका होमवर्क दिखाता, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। तो अब आपको इस बात को देखना है। अब ऐसे में ये देखना है कि हमको क्या किए जाने की, हमसे चूक कहाँ हो गई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा कलेक्टिव एफर्ट है। हमारी तरफ से थोड़ी सी चूक हो गई कि हमने इसको व्यक्तिगत बनाने की कोशिश की, है ना। तो ये थोड़ा सा सीख लेने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में न केवल हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, आने वाले समय में और भी जो प्रधानमंत्री आए वो भी इस बात का ध्यान रखें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अचीवमेंट होती है वो हमेशा कलेक्टिव होती है, सामूहिक प्रयास की जीत होती है, व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई कि उन्होंने अपनी मित्रता और वो सारी चीज़ों में अचीवमेंट, हमको ये देखना है कि क्या हम इस पूरे सिनारियो में कहीं हम रूल मेकर की पोजीशन में हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल। अगर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में इस बात पे बड़ा प्रयास किया कि हम मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबरशिप हो जाए। मेंबरशिप होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी पार्टिसिपेशन का क्या रोल है, मतलब हमारा रोल क्या है, क्या हमारे एब्सेंस को महसूस किया जाएगा। तो मेंबर होके जाना कि आप किसी शादी में किसी के साथ चले गए और आप फोटो खिंचा के आ गए, सवाल ये है कि आपका कितना महत्व है, आप उस गेस्ट लिस्ट में आपका क्या महत्व है, क्या आप वहाँ कुछ डिसीजन मेकिंग जो ग्रुप्स हैं उसका हिस्सा है, क्या आप स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो अगर ये सब नहीं है तो हमको एक देश के रूप में फिर से सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आपके डिबेट्स के ये सारे आयाम होंगे तो ये न केवल आपके विषय में आपकी समझ पैदा करेगा, आपकी व्यक्तित्व को निभाएगा और आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि कहाँ चूक हो जा रही है, कहाँ हम लीड ले रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के डिबेट्स बहुत मदद करेंगे। बस इस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता की डिबेट ना हो। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे लेकर के अगर चलेंगे, न्यूट्रल कोई ज़रूरत नहीं, बस आप जो कहें उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बात ये नहीं कि आप उसके उनके पक्ष में कह रहे हैं या विपक्ष में कह रहे हैं, आप जो कहिए उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल। उसका एक तर्क होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर आप ये जरूरी न्यूट्रल रहना कोई जरूरी चीज नहीं है, आपका पक्ष उसमें क्या ही गलत बात है, कुछ गलत नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। उसका तर्क होना चाहिए और वो मतलब वो लॉजिकल रैशनल है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने सर बताई है, जो कि लगभग चाय की टपरियों पर अक्सर ऐसे कुछ ना कुछ मुद्दे होते ही हैं जो अखबार में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, उन पर चर्चा हो ही जाती है। तो कई बार तो गहमा गहमी भी हो जाती है, लेकिन फिर अंत में रुकना पड़ता है कि ठहरो, अभी उनको भी बहुत कुछ करना है। जी जी सर, आपने लगभग हर एक उस सवाल का बहुत ही गहनता से आंसर करा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी अभ्यर्थियों को उनके जो बेसिक डाउट्स होते हैं वो रिजॉल्व हुए होंगे। तो सर, चलते चलते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे अभ्यर्थियों को कुछ एक ऐसा सुझाव दें जो उनकी तैयारी में उनके लिए हेल्पफुल हो और वो भी जल्द से जल्द इस अपकमिंग एग्जाम्स में क्वालिफाई कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखना है। आपकी अगर आप गौर करें तो पिछले 10-15 सालों के क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों, आप उठा के देख लीजिए, ऐसा एक भी क्वेश्चन आप नहीं ढूंढ पाएंगे जो आपकी प्रतिभा से ज़्यादा बड़ा है ना, जिसको तैयार करना क्लोज टू इम्पॉसिबल था। तो आपके अंदर प्रतिभा तो है, चीज़ों को अरेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलाइंड कीजिए, अपने समय को थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, है ना। रोज़ाना एटलीस्ट एफर्ट्स कीजिए, छोटे छोटे टारगेट बना के 3 घंटे का स्लॉट बना के पढ़िए।
3 घंटे का स्लॉट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षाएं आपको 3 घंटे के स्लॉट में देनी है, तो 3-3 घंटे का स्लॉट बना के पढ़िए। आप बाकायदा अलार्म लगा के पढ़िए कि 3 घंटे तक आप नहीं उठेंगे, कोई पानी नहीं, कोई वॉशरूम नहीं, कोई फ़ोन नहीं। एक छोटा सा टॉपिक तय कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सपोज माउंटेन पढ़ लिया, सॉइल पढ़ लिया, कोई एक छोटा सा टॉपिक, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो जो भी विषय पढ़िए एक टॉपिक तय कर लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक है तो 2-3 टॉपिक ले लीजिए, लेकिन उस 3 घंटे में उसको कवर कीजिए, उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। रोजाना कुछ न कुछ आप तैयार करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिलेबस कवर होगा, तो ये फायदा होगा। अपने नोट्स जरूर बनाइए, उसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ज्यादातर विद्यार्थी किताबें खरीद लेते हैं, नोट्स ला के उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन करके, लेकिन वो जितनी बार पढ़ते हैं वो फिर उतना ही बंच उनको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में आपका अपना नोट्स वो बहुत मदद करता है। नोट्स बनाते वक्त समय ले लीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई वाली फंडामेंटल राइट है, सपोज फंडामेंटल राइट्स का आप नोट्स बना रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सारे फैक्ट्स लिख रहे हैं। कितने फैक्ट्स होंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिला लीजिए, 60-70 फैक्ट्स, 80 फैक्ट्स, 100 मान लीजिए, 100 फैक्ट्स अगर आप A4 साइज की शीट्स में लाइन में लिखेंगे कितने पेजेस में आ जाएंगे, ठीक है, 3-4 पेजेस में आ जाएंगे। मेंस के अगर आप वैसे ही जोड़ लीजिए, मैं मान रहा हूं कि 10 पेजेस में, 15 पेजेस में वो भी आ गया। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे सारे विषय, अच्छा वो बनाते वक्त आपको पूरा फंडामेंटल राइट सारा नोट्स बनाते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ के लिखते वक्त, मैं ये मान लेता हूं कि चलो आपको 10 घंटे लगे, 10 घंटे नहीं लगेंगे, मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि 10 घंटे लगे। 10 घंटे में आपने 10 पेज लिखे, 20 पेज लिखे, सपोज 20 पेज लिखे और 10 घंटे लगाए। अब जब दोबारा आप उस 20 पेज को पढ़ेंगे, क्या 10 घंटे लगेंगे? वो सिमट के आ जाता है आधे घंटे पर। वो चीज़ें याद होनी शुरू हो गई तो वो भी समय रिड्यूस हो जाता है। तो ये नोट्स बनाने का फायदा है। नोट्स बनाते वक्त आपका 70% तैयार हो जाता है ना। आपको अपने डाउट्स क्लियर होने लगता है, मतलब डाउट समझ में आने लगता है, डाउट्स कहाँ हैं, वहाँ आप अपने टीचर से या जो भी मेंटर, आपका दोस्त जो भी आपकी मदद कर सकता है, उनका आप फायदा उठा सकते हैं। रेगुलर एफर्ट करना है। एक भी दिन जब तक आप परीक्षा दे नहीं लेते, एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले मेंस तैयार कीजिए। अगर कोई विद्यार्थी जिस दिन प्रीलिम्स दे रहा है, अगर वो उसी दिन मेंस देने की पोजीशन में है, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन वो प्रीलिम्स दे रहा है अगर वो उसी दिन मेंस देने की पोजीशन में है, यकीन मानिए उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसको रैंक वगैरह के बारे में सोचना चाहिए। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो अपने प्रीलिम्स को पहले, अपने मेंस को तैयार कीजिए, चारों पेपर एसए की प्रैक्टिस कीजिए, अपने ऑप्शनल पेपर पे बहुत फोकस कर लीजिए, एक बार सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, नोट्स बना लीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कि लगभग 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उनमें से आधे 150 शब्दों के होंगे, आधे 250 शब्दों के होंगे, कुल मिला के ऑन एवरेज आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं विद इन 3 आवर्स। आप मुझे अपने आप से पूछ के बताइए, खुद को बताइए कि आपने लास्ट टाइम 4000 शब्द 3 घंटे में कब लिखा? शायद कभी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उस परीक्षा में आप चमत्कार कर लेंगे? जबकि आपको उसमें एनालाइज भी करना है, कि फ्रेम भी करना, आंसर भी फ्रेम करना है, अलग अलग टॉपिक्स को के क्वेश्चंस होंगे। तो ये बिना अभ्यास के संभव नहीं। तो लिखिए, खूब लिखिए। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, उसको तो मतलब उसके बिना तो एंट्री ही नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स आपको उसके मार्क्स नहीं जोड़ते, वहाँ टॉप करने की कोशिश करना ही बेकार। अगर आपके 60 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तो मतलब 60 की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं मतलब सुपर सेफ कह रहा हूँ, 60 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर वहाँ 33-34 मार्क्स में अगर आपको क्या कहते हैं आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैं तो मतलब विशेष में भी नहीं कहूँगा कि आप उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग फोकस कीजिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप फोकस कीजिए। जिन स्ट्रेंथ पे काम नहीं चल रहा है, जो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एक बार उस पर देखिए क्या सुधार कर सकते हैं। आपको समहाउ अपने मार्क्स को कम से कम कोशिश कीजिए कि 60 क्वेश्चंस आप डील कर पाएं, सही उत्तर
गलतियां ना करें, ह्यूमन एरर्स ना हो, उसमें भी बाकायदा OMR शीट्स मार्केट में बिकती है, उस पर लाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ह्यूमन एरर कम कीजिए। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, कोई न कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन करने से अच्छा, मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए तो केवल ये मत सोचिए कि मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, आप उसमें देखिए कि मेरे से गलती कैसे क्वेश्चंस में हो रही हैं, क्या मैं फैक्चुअल डिटेल्स मुझे प्रॉब्लम है, या मैं कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में गलती कर रहा हूँ, या ऐसा है कि मेरे से ह्यूमन एरर ज़्यादा हो रहा है, आता हुआ सही क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो कुल मिला के इन सभी स्टेप्स पे अगर आप एक स्ट्रैटेजिकल एस्पेक्ट्स पे, स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेट पे काम करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे और समय लेके कि आज के दिन में मुझे ये कर लेना है, कल मुझे ये कर लेना है, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से ही है ना। रोजाना आपको अपने ही आपको बेहतर करना है। तो अगर आज की तारीख में आप 4 चीज़ें जानते हैं, परसों वो कल वो 8-9 हो रही हैं कि नहीं, फिर परसों वो कुछ और बढ़ रही हैं कि नहीं, तो रोजाना इन्हांस करते हैं। ये गुल्लक में कॉइन्स डालने जैसा है, जब वो फूटता है तो एक हैवी अमाउंट निकलता है। कॉइन्स अपने आप में वैल्यू नहीं रखते, लेकिन जब वो गुल्लक फूटता है तो एक अमाउंट निकलता है जिससे आप कुछ कर पाने की पोजीशन में होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं अपनी बुक से, अलग अलग सोर्सेस से, वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में फिर आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अपने पे विश्वास रखिए, घबराइए नहीं। ज़्यादातर लोग जो फेल हो रहे हैं वो प्रयास की कमी की वजह से हो रहे हैं, है ना, जिसको व्यवस्थित किया जा सकता है। अन्य कारण पे तो हमारा जोर नहीं है, लेकिन आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आप अगर मतलब प्रयास की कमी की वजह से तो फेल नहीं होंगे, है ना। प्रतिभाएं आपके अंदर है, आप बहुत कॉम्प्लेक्स बातें बहुत ईजिली समझ जाते हैं, आप अपने निजी जीवन में बहुत सारे एस्पेक्ट में इतना अच्छा कर रहे हैं, अपने संबंधों को बेहतर निभा रहे हैं, समाज में बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है, तमाम सारे एस्पेक्ट्स, अपने इकोनॉमी को समहाउ मैनेज कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ अपने जीवन को व्यवस्थित कर रही है। तो सर्टेन सब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है, तैयार कर लेना है एक निश्चित फॉर्मेट में। तो अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखिए, हमें तो है, ठीक है, अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखिए, जो नहीं आता उसको सीखने का प्रयास कीजिए। जो लोग अभी 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, दोबारा से कोशिश कर रहे नहीं, तो वो आप देखिए ना कि अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो उसके लिए आपने किया ही क्या था। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर इसलिए नहीं आते कि आपने पढ़ाई नहीं की, तो पढ़ लीजिए ना। तो इस तरीके से अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, थोड़ा क्रिटिकल अप्रोच रखते हुए खुद के साथ कीजिए, बहुत उसको सेंटर मत बना लीजिए, आराम भी कीजिए, खाली समय लीजिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है, और एक निश्चित समय, वो कम से कम कि 9 घंटे तो मुझे निकाल ही लेने हैं, है ना। इकट्ठा 9 घंटे निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3-3 घंटे के स्लॉट्स में आप उसको निकालिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुविधा हो जाएगी, विद्यार्थियों को आसानी से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में, एक प्लानिंग के साथ में सर ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे अभ्यर्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान काफ़ी हद तक मिला होगा, और आने वाले एग्ज़ाम में 2026 में, या जब भी आप अपना नेक्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे very अभ्यर्थियों को बहुत अच्छे इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू, सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो साथियों, आशा करता हूँ कि हम फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बेस्ट विशेस, जय हिंद।